चलिए जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था हमने पेपर 2 के अंदर, जिसमें हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था सेक्शन 8 का। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था सेक्शन 8 वाला, कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है और इसको बनाने के लिए आपको एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओ टॉपिक पे, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ये हेडिंग डालो कॉपी के अंदर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, इस टॉपिक का मतलब बनता है कि एक कंपनी में क्या कुछ विशेष बात होती है वो आपको समझानी है। ठीक है, हेडिंग नोट कर ली? ठीक है, देखो एक ये डायग्राम दे रखा है आपको। इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है कंपनी की। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया, जैसे परपेचुअल सक्सेशन हो गया, सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर हो गया, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, सेपरेट मैनेजमेंट, वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट्स, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस और कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। तो इन सबको आप इस हेडिंग में नोट करोगे। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। लिखो, उनमें पॉइंट्स डालो और पहला पॉइंट लिखो, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। पहला पॉइंट है हमारा कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। अब अभी आपको एक ही नोट करना है, सारे मत नोट करना। ये एक नोट करो पहला पॉइंट, इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में एक दो लाइन लिखेंगे, फिर सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पे। तो पहले सिर्फ एक पॉइंट नोट करो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं हम। देखो, ये कह रहे कंपनी के अंदर एक खास विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है कि कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब बनता है कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसकी लोगों की नज़रों में एक अपनी पहचान होती है, और अपनी पहचान होने की वजह से कंपनी का एक अपना खुद का नाम होता है और कंपनी अपने नाम से सारे काम करती है। ठीक है, अब देखो, ये कह रहे हैं कि कंपनी जो होती है उसकी पर्सनैलिटी उसके मेंबर से क्या होती है, अलग होती है। बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कह रहे हैं कंपनी जो होती है उसकी पहचान अपने मेंबर से अलग होती है और लोगों की नज़रों में इसकी एक अलग इमेज है। तो कंपनी का अपना खुद का नाम होता है, जैसे इंसान का नाम होता है अपना खुद का, वैसे कंपनी का भी क्या होता है, एक अलग नाम होगा। कंपनी जितने भी काम करेगी, एक्ट का मतलब एक्टिविटी, कंपनी जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी वो खुद के नाम से करेगी। इट हैज अ सील ऑफ इट्स ओन। सील का मतलब कॉमन सील की बात करते हैं। अभी कॉमन सील क्या होती है, स्टैंप होती है। पर ये जो हम रेगुलर स्टैंप देखते हैं शाही वाली, वो स्टैंप नहीं होती इसकी। ठीक है, कॉमन सील का मतलब होता तो स्टैंप ही है, पर ये स्टैंप वो स्टैंप नहीं होती जो हम समझते हैं। हम तो क्या समझते हैं, वो जो शाही वाली स्टैंप होती है उस स्टैंप की बात कर रहे होंगे, ये वो स्टैंप नहीं होती। कंपनी की स्टैंप अलग होती है। ठीक है, इट्स एसेट्स एंड आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी के पैसों से और कंपनी के नाम से जो भी एसेट परचेज की जाएगी वो किसकी मानी जाएगी, कंपनी की मानी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें लिखी हुई है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के अंदर। प्लस अगर कंपनी कल को लोन वगैरह लेती है तो खुद के नाम से लोन लेगी। कंपनी चाहे तो बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है खुद के नाम से। कंपनी चाहे तो किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है खुद के नाम से। कंपनी चाहे तो किसी पे भी केस कर सकती है। मतलब किसी आउटसाइडर ने कंपनी से फ्रॉड किया
तो कंपनी जब केस करेगी तो किसके नाम से केस करेगी? खुद के नाम से केस करेगी। अच्छा, कंपनी ने किसी आउटसाइडर से फ्रॉड किया तो आउटसाइडर केस करेगा, और किसके नाम पे केस करेगा? कंपनी के नाम पे केस करेगा। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के अंदर लिख के दी हुई है, आपको इनको नोट करने की नीड नहीं है, बस समझना है। ठीक है, हेडिंग नोट करनी है सबकी, बिकॉज पेपर में मान लो क्या पता क्वेश्चन आपको दे दें, इनमें से कौन सा फीचर कंपनी का नहीं है, बताओ। तो 3 फीचर तो होंगे इनमें से कोई ना कोई, एक फीचर कोई और चौथा ही मिलेगा आपको, वो ढूंढना होगा आपको। ठीक है, अब एक केस लो है, इसका नेम आपको ध्यान रखना है, या तो आप इसको नोट कर लो। ये केस लो का नाम दिया हुआ है, ये इसी में आएगा पहले पॉइंट के अंदर, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाले पॉइंट के अंदर, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस लो का नाम लिख लिया, अब इसके बारे में थोड़ा सा नोट करो, लिखो। इन दिस केस लो, इन दिस केस लो, इन दिस केस लो, comma, it was decided, in this case law, comma, it was decided that that a company is a legal person. A company is a legal person. A company is a legal person distinct from its members. देखो ये लिखा हुआ, a company is a legal person distinct from its members. लिख लिया? अब इस पे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इस केस लो के नाम पे ऊपर। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन आपको दिया होगा कि कौन से केस लो में ऐसा बताया गया है कि कंपनी जो होती है उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, और कंपनी की आइडेंटिटी उसके मेंबर से क्या होती है? अलग। ऐसा कौन सा केस लो में बताया गया है? केस लो का नाम बताओ। तो केस लो का नाम आपको वहां टिक करना होगा ये। ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट लिखो, लिमिटेड लायबिलिटी। देखो, हमने जो ये कंटेंट बीच में स्किप किया है ना, वो करना नहीं है आपको, बिकॉज पेपर जो आता है वो मेन मेन टॉपिक्स पे पेपर आएगा आपका, और जिन टॉपिक्स पे पेपर आएगा वो सारा हमको करवा के चलेंगे। अब मान लो हम पूरा पूरा कंटेंट पढ़ने बैठ जाएं तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा आपका। तो जो रेलिवेंट काम का कंटेंट है वो सारा करवाया जाएगा आपको, और जो काम का कंटेंट नहीं है हम वही छुड़वाएंगे आपको। ठीक है, तो जो आपको मैं नोट करवाऊंगा, जब तक आपके पास नोट्स नहीं आते, जब तक नोट्स नहीं मिलते आपको, तब तक आपको सारा काम का कंटेंट नोट करना है। और जैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो जो चीज आपने कॉपी में लिखी हुई है वो नोट्स में आपको हाईलाइट करनी होगी, बिकॉज पढ़ना तो बाद में नोट्स में से है ना आपने। कॉपी तो आपको एक बार लगवा दी, चलो जितने नोट्स नहीं है कुछ तो पढ़ोगे आप घर बैठ के। ठीक है, तो जैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद जो चीज आप लिख रहे हो वो सारी आपको नोट्स में से टिक करनी है कि ये चीज कहाँ लिखी हुई थी, ये कहाँ लिखी हुई थी, बिकॉज पढ़ना तो आपको बाद में सारा नोट्स में से ही है इसलिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसमें आप नोट कर लो वन लाइन के अंदर, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड up to the unpaid value of shares, up to the unpaid value of shares, up to the unpaid value of shares।
अब इसका मीनिंग क्या बना हुआ एग्जाम्पल में समझो। देखो, एग्जाम्पल नोट करना हो तो नोट कर लेना इस पॉइंट का, बाद में नोट करना, पहले समझ लो। ठीक है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी के कुछ शेयर हैं मिस्टर ए के पास। अपने अकाउंट्स के अंदर इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा फिर ये। मिस्टर ए है, उसने ना इस कंपनी का एक शेयर परचेज किया है, सिर्फ एक ही शेयर परचेज किया है। एक शेयर मान लो 500 रुपए का है, तो मिस्टर ए ने एक शेयर लिया है कंपनी का, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको? 500 रुपए देने पड़ेंगे ना शेयर के बदले में। अच्छा, ये 500 रुपए कैसे डिवाइड किए हुए हैं वो देखो। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन कितनी मान के चले? 200 मान लो चलो। अलॉटमेंट मनी, तो 200 मान लो इसको भी। ठीक है, फर्स्ट कॉल 50, फाइनल कॉल 50। अब मिस्टर ए ने जब इस कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसने कितने पैसे दिए होंगे? 200। एप्लीकेशन मनी का मतलब जब आपने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया उस टाइम पूरे 500 नहीं दिए होंगे आपने, 500 में से अप्लाई के टाइम पे कितने पैसे देने हैं आपको? तो 200 रुपए देके इसने कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई कर दिया होगा। अब अगर इसको शेयर मिल जाएगा, ठीक है, अगर इसको शेयर मिल जाएगा तो कंपनी से कितने पैसे मांग लेगी? 200 और मांग लेगी, अलॉटमेंट मनी मांगेगी ना, शेयर अलॉट हो गया। ठीक है, अच्छा शेयर नहीं मिलेगा तो इसकी एप्लीकेशन मनी क्या हो जाएगी? रिफंड। आप पढ़ते हो ना कि जिनको शेयर नहीं मिलता उनके पैसे कंपनी वापस कर देती है। ठीक है, तो इसने 200 रुपए दिए, फिर जब शेयर मिल गया 200 रुपए और दे दिए। कुछ टाइम के बाद कंपनी ने इससे कितने पैसे मंगवा लिए? 50 और मंगवा लिए। तो टोटल 500 में से ये पर्सन कितने पैसे कंपनी को दे चुका है? 450 रुपए दे गया। 200 प्लस 200 प्लस 50। अब कितने पैसे अनपेड हैं? ठीक है, अच्छा कंपनी मिस्टर ए को बोलती है कि आप हमें 5,000 रुपए दो। कंपनी कितने पैसे डिमांड कर रही है मिस्टर ए से? 5,000। क्या मिस्टर ए के 5,000 रुपए का सिस्टम बनता है कोई? कितने पैसे बकाया पड़े हैं, तो वो कितने पैसे देगा? वो 50 ही देगा। तो मतलब मिस्टर ए जो है वो कंपनी का मेंबर है, तो मिस्टर ए की लायबिलिटी कितनी बनती है? इसका मतलब कंपनी के मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और लिमिटेड भी कितनी होती है कि शेयर के बदले में, जितने भी शेयर आपने लिए हुए हैं उनके बदले में जो पैसा पेंडिंग पड़ा है आपने सिर्फ वही देना है और कुछ भी नहीं देना। चाहे कंपनी कितने मर्जी पैसे मांगे आपसे। कंपनी मांगने को लाख रुपए मांग लेगी मिस्टर से कि लाख रुपए लेके आओ, क्या लाख देने बनते हैं हमारे? हमने तो एक ही शेयर लिया है 500 रुपए का, उसमें भी 450 दे रखे हैं, तो लाख किस बात के दें? हम तो 50 रुपए देंगे ना। तो मिस्टर ए की जो लाइबिलिटी है वो कितनी बनेगी? सिर्फ 50 रुपए की। ये लिखवाया है मैंने आपको, एग्जाम्पल नोट करें तो नोट कर सकते हो। समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। किसी को लिखना है तो बताओ, वरना फिर मैं आगे चलूँ। समझ गए? नोट नोट करना है किसी को? ठीक है चलो। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब जैसा हमने एग्जाम्पल लिया वैसा इन्होंने भी एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखो ये रहा, इनके एग्जाम्पल में 1,000 रुपए का शेयर है जिसपे 500 ऑलरेडी पेड, मतलब 500 रुपए का करके हमने दे रखे हैं, कितने बाकी पड़े हैं? तो कितनी लाइबिलिटी बनती है हमारी? 500 की बनेगी। अगर कंपनी हमसे फालतू पैसे मांगती भी है तो भी हम नहीं देंगे, कहां से दें? हमारी लाइबिलिटी नहीं है अब। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मीनिंग लिखो, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी goes on forever। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी goes on forever।
इसका मीनिंग क्या बन रहा है कि कंपनी के ऊपर मेंबर के आने से और मेंबर के जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो मेंबर्स की डेथ हो रही है, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, मेंबर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, उससे कंपनी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का जन्म लॉ से हुआ है और कंपनी की डेथ भी कैसे होती है, लॉ से होती है। तो चाहे कंपनी के सारे मेंबर एक साथ चले जाएं तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, तो कंपनी कभी भी बंद नहीं होती, कंपनी कभी भी मरती नहीं है किसी मेंबर के मरने से। कंपनी की डेथ हमेशा और हमेशा लॉ की वजह से होती है। बिना लॉ के आप कंपनी को बंद नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। एक लाइन और नोट कर लो इसके बारे में आप। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो इसमें, कंपनी टेक्स बर्थ बाय लॉ। कंपनी टेक्स बर्थ, कंपनी जन्म लेती है बाय लॉ। कंपनी टेक्स बर्थ बाय लॉ एंड डाइज, डाइज DIES, डाइज का मतलब मर जाना, डाइज बाय लॉ। कंपनी का बर्थ भी लॉ से होगा और कंपनी की डेथ भी लॉ से होगी। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 4 पे, सेपरेट प्रॉपर्टी। ये लिखो हेडिंग। अब इसमें क्या बताया हुआ है, ये कह रहा है कि कंपनी के पैसों से, ये मैं समझा रहा हूं, नोट नहीं करना आपको, लिखवा दूंगा बाद में। कंपनीज मनी, कंपनी के पैसों से कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज की है, तो इसका ओनर कौन बनेगा, कंपनी बनेगी। तो इसका ओनर बनने वाला है कंपनी। कोई भी मेंबर या कोई भी डायरेक्टर कंपनी की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता। तो कोई भी मेंबर जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी पे क्लेम डिमांड नहीं कर सकता, बिकॉज पैसा किसका इस्तेमाल हुआ है, कंपनी का, और प्रॉपर्टी का मालिक का नाम भी किसका है, कंपनी का, तो वो प्रॉपर्टी कंपनी की मानी जाएगी। कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि कंपनी की प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ इन्होंने। तो इसमें आप नोट करो, एक केस लो का नाम दे रखा है, एक केस लो का नाम नोट करना है। जितना मैंने हाईलाइट किया उतना ही नोट करना है आपको नाम। मद्रास हाई कोर्ट इन RF पेरुमल, फिर लिखा हुआ है V. फिर H. जॉन डेविन। इसमें लिखो आगे, केस लो का नाम लिख लिया आपने, आगे लिखो, कोमा डाल दो, लिखो, इट वॉज डिसाइडेड दैट, it was decided that no member, it was decided that no member can claim, no member can claim, देखो ये लिखा हुआ, यहां से नोट करना है आपको, no member can claim himself to be the owner of company's property। अब इसका मीनिंग क्या बना, ये कह रहा है कोई भी मेंबर कंपनी को प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता। ठीक है, अब इस केस लो में ना नाम लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक जनरल चीज पूछता हूँ, चलो, जब भी मान लो आप किसी पे केस करते हो, ठीक है, तो
जब कोर्ट में केस होता है तो दो पार्टी का नाम लिखा जाता है केस के अंदर। एक तो केस करने वाले का नाम आएगा और दूसरा जिस पे केस हुआ है उसका नाम आता है, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही केस लो का नाम दिया हुआ है। इसमें एक पार्टी वो है जिसने केस किया होगा और दूसरी पार्टी वो है जिस पे केस हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अपने नाम लेते हैं, मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी। यहाँ पे जो ये वी लिखा हुआ है ना, इस वी का मतलब वी एस, वर्सेस होता है। वर्सेस, VERSUS, मतलब अगेंस्ट, खिलाफ। अब मान लो किसी केस लो में इस तरीके से नाम लिखा हुआ है, अब इसमें केस करने वाला कौन है और केस जिसपे वो कौन है। मतलब केस की दो पार्टी है, एक ए और एक बी। अब कैसे पता लगाएं किसने केस किया है और किस पे केस किया है। हाँ, ए ने केस किया है बी के ऊपर, कैसे पता लगा। क्या पता बी ने केस किया हो ए के ऊपर। देखो, जो केस करता है उसका नाम हमेशा पहले आता है, ठीक है। तुक्का आपका सही था, लॉजिक उसका ये है। जो बंदा केस करेगा ना उसका नाम पहले आता है हमेशा, और जिस पे केस होता है उसका नाम हमेशा बाद में आता है, ठीक है। ये लॉ के अंदर समझने वाली चीज है, कहीं पे भी आप पढ़ लो, किसी भी केस लॉ का नाम पढ़ना, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है केस लॉ का नाम है। ये है नेम ऑफ केस लॉ। ये रियल में केस हो रखा है कोर्ट के अंदर, उस केस का नाम है ये। अब इस केस में पहले नाम लिखा हुआ है RF पेरुमल। ये केस कहाँ चला था, मद्रास की हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये केस लो कहाँ चला था, ये केस कहाँ सॉल्व हुआ है, मद्रास की हाई कोर्ट में। इस केस में दो पार्टी है, कौन कौन, एक तो ये रही RF पेरुमल, V का मतलब वर्सेस, अगेंस्ट, H जॉन डेविन। तो केस किसने किया होगा। हाँ, और किस पे केस हुआ होगा। हाँ, तो दो पर्सन हो गए ना। जो केस करने वाला है उसका नाम पहले आता है और जिस पे केस होता है उसका नाम बाद में आता है। इस पूरे को देखो, इस पूरे को यहां से लेकर के यहां तक 43 तक, इसको हम बोल देते हैं साइटेशन, CITATION, साइटेशन बोलते हैं इसको। साइटेशन का मतलब केस लो का पूरा नाम। तो नाम यहां से स्टार्ट होके पूरा 43 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ये ईयर दिया हुआ है, मतलब इस साल में केस हुआ था, इस साल में केस सॉल्व हुआ था। ये सब आप आगे समझोगे कि MAD 43 AIR इनका मतलब क्या होता है। ये सब आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, मेन मेन चीज समझ लो अभी आप, ठीक है। इसको साइटेशन बोलते हैं। जो केस करता है उसका नाम पहले आता है और जिस पे केस होगा उसका नाम बाद में आएगा। अच्छा, जो केस करता है वो पीड़ित पार्टी है, उसको नुकसान हुआ होगा ना तभी तो केस किया है, उसे बोलते हैं प्लेंटिफ। तो RF पेरुमल यहाँ बनता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब जो पीड़ित पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है। और जिस पे केस होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब जो अपने आप को बचा रहा है केस के अंदर। अब RF पेरुमल ने केस किया जॉन के ऊपर, तो अपने आप को कौन बचाएगा, मिस्टर जॉन बचाएगा ना अपने आप को, इसलिए बोल दिया डिफेंडेंट उसको, ठीक है। तो केस करने वाला प्लेंटिफ होता है और जिस पे केस होगा वो डिफेंडेंट होता है। तो प्लेंटिफ का नाम हमेशा पहले आएगा और डिफेंडेंट का नाम हमेशा बाद में आता है। तो ये कुछ खास बात है केस के बारे में जो बताई है मैंने आपको, ये कहीं लिखी नहीं हुई है, मैंने समझाई है आपको। नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब शेयर का मतलब क्या होता है पहले दिया हुआ है आपको, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स इज कॉल्ड शेयर। ये कह रहे हैं एक कंपनी के जो कैपिटल होती है,
एक कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उस हर एक पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। अब कंपनी के जो शेयर होते हैं वो मूवेबल होते हैं। मूवेबल का मतलब जिसको आप मूव कर सकते हो। अब मान लो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग मूवेबल है इमूवेबल है? बताओ। बिल्डिंग हो गया, घर हो गई, जमीन हो गई, ये मूवेबल है या इमूवेबल है? इसको आप मूव नहीं कर सकते ना। अच्छा मान लो बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, मोबाइल हो गया, ये सब क्या होते हैं? मूवेबल। टीवी हो गया मूवेबल है, ठीक है। कार हो गई मूवेबल है। ऐसे ही बोल रहे हैं शेयर, शेयर भी क्या होते हैं? मूवेबल। क्योंकि शेयर, मान लो मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है, मैंने वो शेयर आपको दे दिए, तो मेरे से शेयर कहाँ मूव हो गए? आपके पास मूव हो गए ना। तो कह रहे हैं कंपनी के जो शेयर होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और उनको आप फ्रीली ट्रांसफर भी कर सकते हो। मतलब कंपनी के मेंबर या कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स को किसी और पर्सन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में नोट कर लो आप थोड़ा सा। शेयर्स ऑफ अ कंपनी, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर freely transferable by fulfilling, shares of a company are freely transferable by fulfilling fulfilling some conditions, full stop लगाओ, by fulfilling some conditions, उसके बाद full stop लगा दो, फिर आगे लिखो therefore, therefore shares are movable property, therefore comma shares are movable property. नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 6, capacity to sue and be sued, capacity to sue and be sued. अब देखो, इसमें एक तो लिखा हुआ है टू स्यू और बी स्यूड। टू स्यू का मतलब जब कंपनी किसी पे केस करती है, और बी स्यूड का मतलब जब कंपनी के ऊपर केस होगा। तो बी स्यूड में कोई आउटसाइडर कंपनी के ऊपर केस कर रहा है, और टू स्यू में कंपनी किसी आउटसाइडर के ऊपर। अब जब कंपनी किसी आउटसाइडर पे केस करेगी तो किसके नाम से केस होगा? कंपनी के नाम से केस होगा। अच्छा, कोई आउटसाइडर कंपनी के ऊपर केस करेगा तो किसके नाम पे केस होगा? हाँ, ठीक है, आउटसाइडर नाम पे तो होगा, पर इसमें डिफेंडेंट कौन बनेगा? दूसरी पार्टी कौन बनेगी? हमारी कंपनी है, हमने बैंक से फ्रॉड किया, तो पीड़ित पार्टी कौन है वहां पे? बैंक। तो प्लेंटिफ कौन बनेगा? प्लेंटिफ वो है जिसको नुकसान हुआ है, तो वो कौन बनेगा? तो केस में पहले नाम किसका लिखा जाएगा? और नुकसान किया किसने है? कंपनी ने। नुकसान हमने पहुंचाया है ना, तो डिफेंडेंट में नाम किसका लिखा जाएगा? हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी जब भी किसी पे केस करेगी तो कंपनी के नाम से केस होगा। कोई आउटसाइडर कंपनी पे केस करना चाहता है तो वो कंपनी के मेंबर के नाम पे केस नहीं करेगा, वो कंपनी के नाम पे केस करेगा। तो कह रहा है कंपनी के पास क्षमता है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, कैपेसिटी। तो कह रहा है कंपनी के पास क्षमता है, कंपनी किसी पे केस करती है तो कंपनी खुद के नाम से केस करेगी, किसी ऑफिसर के या मेंबर के नाम से या शेयर होल्डर के नाम से केस कभी भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने किसी से फ्रॉड किया, हमारी कंपनी है, उसने किसी से फ्रॉड किया, तो आउटसाइडर जब कंपनी के ऊपर केस करेगा तो वो कंपनी के नाम पे केस करेगा, किसी मेंबर, शेयर होल्डर या डायरेक्टर के नाम पे केस नहीं करेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो कंपनी खुद के नाम से केस कर भी सकती है और कंपनी के नाम पे केस हो भी सकता है, दोनों बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट, 7th पॉइंट पे आओ, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। इसके बारे में नोट करो। अ कंपनी
A company can enter. A company can enter. A company can enter into a contract. A company can enter into a contract. Into a contract in its own name. In its own name. खुद के नाम से. A company can enter in contract in its own name. ये कह रहे हैं कंपनी को कोई कॉन्टेक्ट करना है, चाहे किसी के साथ भी करना हो, बैंक के साथ हो गया, किसी और थर्ड पार्टी के साथ हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं जब भी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी तो कंपनी के बिहाफ पे किसका नाम लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। अब जैसे मान लो मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो एक तो मेरा नाम लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, एक आपका नाम लिखा जाएगा। ऐसे मान लो कोई कंपनी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें किनका नाम लिखा जाएगा। मान लो हमारी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो लोन के टाइम पे एक एग्रीमेंट बनता है, उसे बोलते हैं लोन एग्रीमेंट। अब लोन लिया है कंपनी ने और लोन देने वाला बैंक है, तो जो ये एग्रीमेंट बनेगा इसमें किनका नाम लिखा जाएगा। कंपनी का मतलब लोन लेने वाले का, और बैंक का मतलब लोन देने वाले का, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम कंपनी का लिखा जाएगा या कंपनी के शेयर होल्डर का, मेंबर का, डायरेक्टर का नाम लिखा जाएगा। कंपनी का नाम खुद का नाम है ना, कंपनी का अपना खुद का नाम है तो कंपनी का नाम लिखेंगे ना, वही लिखा हुआ है इसमें। तो कहने का मतलब ये बन रहा है कि एक कंपनी चाहे तो खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है, ठीक है। तो कंपनी जब भी किसी आउटसाइडर के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का नाम लिखा जाएगा, किसी मेंबर का, शेयर होल्डर का, डायरेक्टर का नेम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। अब लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या बनता है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात समझनी पड़ेगी। एक कंपनी के अंदर चार्टर डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। चार्टर का मतलब मेन, मुख्य है। एक कंपनी के अंदर कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट बनते हैं, बताओ, पढ़ा होगा आपने। हम्म, बताओ, कुछ बोल रहे थे अभी। लाइसेंस नहीं, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा कौन सा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी के मेन ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का मेन नहीं होता। इनके बिना कंपनी बन नहीं सकती। ये डॉक्यूमेंट जब कंपनी बनाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट बनते हैं, ये डॉक्यूमेंट बना के आपको आरओसी के पास फाइल करने होते हैं, ठीक है। अब कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वो कंपनी का स्कोप, लिमिट डिसाइड करता है। और कंपनी का आर्टिकल जो होता है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। कंपनी का जो आर्टिकल होगा उसमें कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे, और कंपनी का जो मेमोरेंडम होगा उसमें कंपनी की मैक्सिमम लिमिट क्या है काम करने की वो डिफाइन की जाती है। अब कंपनी के मेमोरेंडम में जो लिखा होता है कंपनी उससे बाहर जाके कभी भी कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। कंपनी की मैक्सिमम पावर कहाँ लिखी हुई है काम करने की, कंपनी के जो काम करने की मैक्सिमम पावर है वो कहाँ लिखी होती है,
मेमोरेंडम में। तो कंपनी कभी भी अपने मेमोरेंडम से बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब एक्टिविटी, लिमिटेशन का मतलब लिमिट। ये कह रहा है कंपनी क्या क्या एक्टिविटी करेगी, उस चीज पे लिमिट लगी होती है। और वो लिमिट कहाँ लिखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मतलब जो काम करने की पावर आपको आपकी कंपनी का मेमोरेंडम नहीं दे रहा, वो काम कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। तो अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब बाहर जाना, आगे जाना। इससे पावर से बाहर जाना। वो पावर कहाँ लिखी हुई है? मेमोरेंडम में। तो कोई भी कंपनी जितनी पावर कंपनी को मेमोरेंडम में मिली हुई है, उससे फालतू पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई। ये कंपनी क्या काम करती है? हम्म? हाँ, एनपीओ होगी ना ये, ठीक है। अब हम सोशल वेलफेयर तो बहुत सारे काम होते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब हमारी एक सेक्शन 8 कंपनी है, वो क्या करती है? गरीब बच्चों को पढ़ाती है, उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गरीब बच्चों का, ठीक है। मान लो हम हर साल 30 पुअर चिल्ड्रंस को पढ़ाते हैं, तो हम हर साल क्या करते हैं? 30 नए बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, पूरा साल उनकी फीस भरते हैं, किताबें वगैरह सारा हम करते हैं उनका खर्चा, ठीक है। तो ये भलाई वाला काम कर रही है हमारी सेक्शन 8 कंपनी। अब पुअर बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये बात कहाँ लिखी होती है? कंपनी के एमओए के अंदर। मतलब कंपनी जो आप बना रहे हो, ये कंपनी जो बनी हुई है, वो क्या काम करेगी, ऐसा कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम के अंदर। अब हम काम तो कर रहे हैं एजुकेशन को प्रमोट करने का, हमने साथ साथ में कोई और भलाई वाला काम भी स्टार्ट कर दिया, तुम कर सकते हैं वो चीज? बताओ। हम एक भलाई वाला काम कर रहे हैं, और ये भलाई वाला काम मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, इसके साथ साथ हम कोई प्रॉफिट वाला काम करना चाहते हैं, या भलाई वाला दूसरा काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज वो कहाँ नहीं लिखा हुआ। हाँ। तो कोई और सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करनी भी है, तो वो कहाँ लिखनी पड़ेगी पहले आपको? हाँ। या आपको प्रॉफिट मेकिंग की एक्टिविटी करनी है, वो भी कहाँ डालना पड़ेगा आपको? हाँ, उसके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान लो हमने एजुकेशन को प्रमोट करने के साथ साथ कोई और सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी, इसका मतलब आप मेमोरेंडम की पावर से बाहर निकल गए हो। वो पावर आपके पास है ही नहीं काम करने की, वो काम कैसे कर सकते हो आप? तो कोई भी कंपनी अपनी मेमोरेंडम की पावर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, ऐसा लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ एक्शन की फर्स्ट लाइन में, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो नोट कर लो आप। लिमिटेशन ऑफ एक्शन की जो फर्स्ट लाइन हाईलाइट की है हमने, वही नोट करनी है आपको। अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन एमओए। और जो हमने अभी लिखा था अलग से, वो चाहो तो ये भी नोट कर लेना, ये भी काम की चीज है। नोट कर लिया? नेक्स्ट, उसके बाद आओ पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, सेपरेट मैनेजमेंट। अभी तो हेडिंग नोट कर लो इसकी। अब इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे,
वॉइस हेडिंग के बाद बनाना है आपको, उसे समझ जाओगे आप, ठीक है। हेडिंग लिखो इसकी सेपरेट मैनेजमेंट पॉइंट नंबर 9 की। फिर हम डायग्राम में समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। वो डायग्राम आप बना लेना, समझने के बाद बनाना, पहले नोट कर, पहले समझ लेना। ये नोट कर लिया, ठीक है। कंपनी के अंदर एक खास बात होती है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब कंपनी के मालिक कोई और होते हैं और कंपनी का मैनेजमेंट किन्हीं दूसरे हाथों में होता है। अब कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। पर कंपनी चलाते कौन है? इनको हम शॉर्ट में बीओडी बोल देते हैं, ठीक है। तो कंपनी के मालिक अलग हैं और कंपनी को चलाने वाले कौन है? अलग है। मतलब पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर का कंपनी में, और उस पैसे को इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? बीओडी, ठीक है। अब जनरली तो क्या होता है ना, अब मान लो कोई पर्सन अपनी दुकान खोलता है, नहीं, किसी पर्सन ने मान लो नई शॉप खोली है, तो पैसा कौन लगाएगा? वही लगाएगा। और शॉप को चलाएगा भी कौन? वही चलाएगा। अच्छा, पार्टनरशिप हम खोलते हैं, तो मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, उन्होंने पैसा लगाया और एक पार्टनरशिप हम खोली, तो पार्टनरशिप में पैसा किसने लगाया? एबीसी ने लगाया। और पार्टनरशिप हमको चला भी कौन रहा है? वही तीनों चला रहे हैं। पर कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाला कोई और है, मालिक तो कोई और है, और चलाने वाला कौन है? भी तीनों चलाए जरूरी नहीं है, कहने का मतलब है कि तीनों में से कोई एक या सारे। अब क्या पता एक एक्टिव पार्टनर हो बाकी एक्टिव पार्टनर ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। कहने का मतलब ये है कि जो पैसा लगाता है वही फर्म को संभालता है। वो तीनों संभाले, दो संभाले, एक संभाले, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी के अंदर मालिक तो कोई और होते हैं, पैसा किसी और का लगा हुआ है, और कंपनी को संभाल कौन रहा है? हाँ, इसको बोलते हैं सेपरेट मैनेजमेंट। कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ओनर से क्या हो गया है? अलग। सेपरेट का मतलब अलग हो जाना। ये पॉइंट नंबर 9 का मीनिंग है, अब इसको नोट कर लो। नोट कर लियो। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट और पढ़ लो, वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से। अब मान लो एक कंपनी बनानी है, मुझे ना एक कंपनी बनानी है, तो क्या मैं जबरदस्ती आपको कंपनी के अंदर इन्वॉल्व कर सकता हूँ? या अगर आप कंपनी में इन्वॉल्व होगे तो अपनी मर्जी से होगे? बताओ, क्या हम किसी को जबरदस्ती किसी बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कंपनी जो बनती है ना वो अपनी मर्जी से बनती है। अपनी मर्जी से कुछ लोग मिल करके प्रॉफिट कमाने के लिए क्या बनाते हैं? हाँ। तो इसके बारे में कुछ नोट करने की नीड नहीं है आपको, बस इसका हेडिंग नोट करना है। तो कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है जो कुछ लोग मिलके बनाते हैं अपनी मर्जी से, किसी को भी आप जबरदस्ती फोर्स नहीं करोगे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए।
और कंपनी बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है? लीगल बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना। अब क्या सारी कंपनी प्रॉफिट वाली होती है? एनपीओ भी हो सकती है। तो लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी जो बनती है उसमें हमारा मकसद प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, बल्कि हमारा मोटिव क्या होता है वहां पे? हाँ, सोशल वेलफेयर करना। समझ गए इसको? ठीक है, बस इतना बहुत है अभी। बाकी पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी फीचर्स खत्म नहीं हुए, 10 कवर हो गए। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। फीचर भी खत्म हो जाएंगे, आगे वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे। तो होमवर्क आपका जो हमने पढ़ा वो घर से पढ़ के आना है सारा। ठीक है।